हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रीजनल ज्योग्राफी की सीरीज में चलते हुए हम काफी आगे तक आ चुके हैं और यहां पर लगभग 8 स्टेट्स को हमने कवर अप कर लिया है। 8 स्टेट को कवर करने के पश्चात आज का ये टॉपिक हमारा छत्तीसगढ़ राज्य पर है, जो कि मध्य प्रदेश से 1 नवंबर वर्ष 2000 को अलग हुआ। इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया था और इस समय समय पर जिस राज्य के पर्सपेक्टिव में मैं बात करता हूं उसके उदाहरण में प्रस्तुत करता हूं। तो यहां पर छत्तीसगढ़ का उदाहरण मैंने पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में एक बार हम जानें तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे इसके गठन की कि एक्चुअल में इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया। पश्चात सीमाओं की बात कर रहे होंगे, यानी कि एक कॉमन सेंस है, एक जनरल नॉलेज की बात होती है कि भाई गठन सभी को पता है, किस किस राज्य के साथ यह सीमा बनाता है, यह बात सभी को जनरली पता रहती है। परंतु वे एस्पिरेंट जिनको नहीं पता है, जो अपनी इनिशियल स्टेज में है, उनके कंटेक्स्ट के हिसाब से मैं यहां पर बिल्कुल बॉटम से लेकर टॉप तक की सारी जानकारियां ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली और साथ में यूपीएससी के अकॉर्डिंगली जो जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उनको लेकर यहां पर आता हूं। यहां पर मैं जीके नहीं पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, तो मैं जीके के अकॉर्डिंगली इसको कवर अप नहीं कर रहा हूं, मैं जीएस के अकॉर्डिंगली अर्थात जनरल स्टडीज के अकॉर्डिंगली एक स्टेट को कवर कर रहा हूं, रीजनल ज्योग्राफी को कवर कर रहा हूं। इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले फिर यहां पर हम आएंगे भौगोलिक विभाजन के बारे में जानेंगे, और जब भौगोलिक विभाजन फिजिकल डिवीजन के बारे में जान रहे होंगे तो यहीं पर हम कुछ रिवर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, जो कि यहाँ की मेन रिवर्स कहलाती हैं, और रिवर्स के साथ साथ यहाँ की बायोडायवर्सिटी, यहाँ की मेन प्लेसेस, यहाँ की इंडस्ट्रीज के बारे में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो रीजनल ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की गई है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो जब आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी जैसे एग्जाम में रीजनल ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन है, इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। यदि आप देखें तो इस साल भी रीजनल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए थे। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है कि रीजनल ज्योग्राफी पढ़ने के क्या फायदे होते हैं, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस पहले आपको पता हो। और जब उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होती है तो आई थिंक मुझे यह लगता है कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी समय समय पर जो बैच लॉन्च करता है, उन्हीं में से एक बैच जो कि 31 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है सभी हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए यह बैच है। चूंकि ये स्टडी IQ IAS हिंदी का प्लेटफॉर्म है, इसीलिए मैं हिंदी माध्यम के छात्रों की बात कर रहा हूं। 31 से यह बैच प्रारंभ हो रहा है, और यदि आप AKB लाइव कोड का यूज कर इस बैच से जुड़ते हैं तो यह मेरे लिए एक एप्रिसिएशन की तरह व्यवहार करेगा। और यह बैच यह एक डिस्काउंट कोड भी है, और यह बैच आपको इवन इससे भी कम प्राइस में अवेलेबल हो सकता है, जिसमें आपको SIP प्रोग्राम, SIM प्रोग्राम, MRP प्रोग्राम, IGP प्रोग्राम, ये सब कुछ मिलने वाला है। और यदि बात की जाए तो टेक्निकलिटी में ये बैचेस आपके लिए फ्री हो सकते हैं यदि आप 2025 का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस रिफंड की जाएगी, और सभी ऑफर्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, अर्थात आपकी प्री से लेकर मेंस तक की जो प्रिपरेशन है यह भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट अपडेट कि भाई जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क होता है कि सर हमें किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, क्या हमें गाइडेंस अच्छा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, जी इस डाउट का क्लैरिफिकेशन देने के लिए यहां स्टडी IQ IAS ने आपके लिए डेमो क्लासेस भी अवेलेबल कराई हैं, जो कि आज शाम अर्थात 22 अगस्त को शाम 6 बजे से ये क्लासेस प्रारंभ हो रही हैं। यदि आप डेमो क्लास देखना चाहते हैं तो आप शाम को 6 बजे तैयार रहें, यहां पर आप डेमो क्लास देख सकते हैं। ये डेमो क्लास साइंस एंड टेक की है, जो कि मनीष सर के द्वारा ली जाएगी। आई थिंक आप इनको जानते होंगे कि ये डेली सुबह 7 बजे इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस लेकर आते हैं आप सभी के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ तो नहीं पाते परंतु हां पढ़ना अवश्य चाहते हैं, क्योंकि वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट है या फिर एक स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हैं। उनके लिए ये मनीष श्रीवास्तव सर डेली सुबह 7 बजे क्लासेस लेकर आते हैं, और इन्हीं का डेमो आ रहा है शाम को 6 बजे से 9 बजे के मध्य। आप इसको अवश्य अटेंड करें ताकि आप इन बैचेस का पार्ट बन सकें। चलिए बिना देरी के प्रारंभ करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले यदि छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं तो मैंने बताया कि सबसे पहले हम इसके गठन के बारे में समझेंगे। गठन के बारे में समझने के पूर्व हम इसकी सीमाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गठन की यदि बात करें तो
जैसा कि आपको पता है कि 1956 में जब भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग आया, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत जिन जिन राज्यों का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, फिर समय अनुसार जरूरत पड़ने पर यहां उन राज्यों से अलग कर अन्य राज्यों का भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया। उन्हीं में से एक था 1 नवंबर वर्ष 2000 को एमपी रीजन से अलग हुआ क्या, यह छत्तीसगढ़। और उस समय छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ 3 संभाग थे और इन 3 संभागों के अंतर्गत 16 जिलों को शामिल किया जाता था। अब मेन बात आप यहां पर यह याद रखें कि पूरे भारत में यदि आप देखेंगे तो पूरे भारत में केवल 2 राज्य ऐसे हैं जिनका नाम वहां की स्थानीय विशेषताओं या फिर वहां की ऐतिहासिक विशेषताओं के आधार पर रखा गया है। इनमें से पहला आता है बौद्ध विहारों के नाम से जाना जाने वाला बिहार, जिसका नाम वहां पर मौजूद बौद्ध विहारों के नाम पर रखा गया था। यानी कि यदि आप बौद्ध धर्म की स्टडी करते हैं तो आपको मालूम होगा कि बोधि वृक्ष के नीचे जिन जिन बौद्ध देवी देवताओं को ज्ञान प्राप्त होता है, जिन भी स्मारकों का निर्माण किया जाता है, ये बेसिकली बिहार में लोकेटेड है ना। इनका आधे से अधिक भाग बिहार रीजन में आता है। इनका आधे से अधिक संबंध आपको बिहार से देखने के लिए मिलता है। दैट इज वाई इसका नाम पड़ा बिहार। और यहां छत्तीसगढ़ का नामकरण यहां पर मौजूद छत्तीसगढ़ों के नाम पर, छत्तीसगढ़ थे यहां पर, दैट इज वाई इसका नाम पड़ा छत्तीसगढ़। हाँ, यह बात बिल्कुल सत्य है कि आज इन छत्तीसगढ़ों की कोई महत्ता सामने नहीं आती है। ये एक ऐतिहासिक धरोहर बनकर हमारे सामने अवश्य प्रकट होते हैं, परंतु इन छत्तीसगढ़ों में से कुछ खंडर हो चुके हैं, कुछ अभी भी मौजूद हैं, परंतु समय समय पर भारतीय इतिहास में और भारतीय वर्तमान परिदृश्य में ये अपनी महत्ता आज भी प्रस्तुत करते रहते हैं। तो याद रखिए कि 2 स्टेट ऐसे हैं जिनका नाम ऐतिहासिक विशेषताओं के आधार पर रखा गया है। इनमें से एक आता है क्या, छत्तीसगढ़ वाला रीजन। बात की जाए कि ये जो 3 संभाग थे, इनमें एक आता है रायपुर, एक आता है बिलासपुर और एक क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलता है बस्तर। यहां पर आपने जब भी आप छत्तीसगढ़ का नाम सुनते हैं तो वहां पर आप एक नाम अवश्य सुनते होंगे, या फिर मैं यूं बोलूं कि एक समस्या आपके समक्ष अवश्य प्रकट होती होगी। यह है हमारी नक्सलाइट की समस्या। तो बेसिकली ये नक्सलाइट होते क्या हैं? ये नक्सलाइट एक मानसिकता को दर्शाते हैं, एक मानसिकता के यह व्यक्ति होते हैं जो कि बेसिकली कम्युनिज्म की विचारधारा पर यकीन करते हैं। तो यह जो कम्युनिज्म की विचारधारा से प्रेरित पूरा का पूरा एक समुदाय है, यह आपको छत्तीसगढ़ वाले रीजन में दिखाई देता है। दैट इज वाई छत्तीसगढ़ में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद यहां एक समस्या आपको दिखाई देती है, यह नक्सलाइट। आपको बता दें कि नक्सलवादी शब्द हम जरूर प्रयोग करते हैं, एक्चुअल में नक्सलवादी कुछ नहीं होता। हां, नक्सलवाड़ी जरूर होता है। नक्सलवाड़ी वह जिला है जहां से इन नक्सलाइट का जन्म हुआ था। क्लियर? तो यहां पर ये जो 3 क्षेत्र हैं, इनमें से रायपुर इसकी राजधानी है। जो बिलासपुर है, यहां पर उच्च न्यायालय है, ठीक उसी प्रकार जैसे मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है ना। अब जरूरी नहीं है कि राजधानी में ही हाई कोर्ट हो। कई लोगों को यह डाउट होता है या संशय होता है कि जनरली जहां पर राजधानी है वहीं पर हाई कोर्ट होगा, वहीं पर संसद भवन होगा। चलिए, संसद भवन को यदि हम नकार भी देते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं लिखा है कि राज्य की राजधानी में ही राज्य का उच्च न्यायालय स्थित होगा या फिर लोकेटेड होगा। तो याद रखिएगा, इसका उच्च न्यायालय बिलासपुर में है और साथ में बस्तर खनिज संपन्न है, परंतु इसको भी हॉटस्पॉट ऑफ नक्सलाइट कहा जाता है। इसका मेन पर्सपेक्टिव, इसका मेन रीजन यह है कि सर समय समय पर यहां का जो बीजापुर क्षेत्र है, जो बक्सर पठार वाला पूरा का पूरा रीजन है, जो जगदलपुर वाला रीजन है, यहां समय समय पर नक्सलाइट एक्टिविटीज देखी जाती हैं। और ना केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश का वह भाग जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है, यहां पर भी नक्सलाइट एक्टिविटीज आपको देखने के लिए मिलती हैं, लाइक बालाघाट यहां पर भी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई छत्तीसगढ़ में केवल समस्याएं हैं। समस्याएं और लाभ ये सभी दोनों ही चीजें सभी स्टेट्स में होती हैं। उन्हीं में से एक है छत्तीसगढ़। जैसे मध्य प्रदेश की जब मैंने बात की थी तो मध्य प्रदेश के बारे में मैंने बताया था कि यहां पर पर्यटन क्षेत्र बहुत ज्यादा है, परंतु जब छत्तीसगढ़ यहां से अलग हुआ तो यहां एक समस्या ने जन्म लिया कि यह दोबारा से उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना छत्तीसगढ़ था। तो कंपैरेटिवली यदि आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, परंतु छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा आपको डेवलप दिखाई देता है। इंडस्ट्रियल मामले में मैं बात कर रहा हूं,
इंडस्ट्रीज के हिसाब से। कारण क्या था कि जब 1991 में एक्चुअल में पूरे भारत में एलपीजी को लॉन्च किया गया, 1991 में जब एलपीजी को अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये लॉन्च करने वाले और कोई नहीं, आज आप जिनको बोलते हैं कि भाई ये पीएम काम के नहीं थे, अर्थात मनमोहन सिंह, ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की जो अर्थव्यवस्था थी इसको सुधारने का काम किया था। कैसे? तो एलपीजी को भारत में लॉन्च कर क्लियर। और जब एलपीजी आया तो विभिन्न प्रकार की बाहरी कंपनियों का आगमन भारत में होता है और इन्हीं बाहरी कंपनियों ने फिर भारत में निवेश करना प्रारंभ किया और वही निवेश का एक पार्ट आपको दिखाई देता है छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। तो यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छे से पनपा है, वर्तमान कंटेस्ट जो भी हो, परंतु हां 1991 के बाद इसका अमूलचूर्ण विकास हुआ और इसमें अमूलचूर्ण परिवर्तन भी आपको देखने के लिए मिला। सीमाओं की बात करें तो याद रखिएगा, डायरेक्शन आपको पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और यहां पर दो दिशाओं के मध्य में जो डायरेक्शन होता है वह है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। यहां पर यदि नॉर्थ की हम बात करते हैं तो आप पाएंगे कि यह उत्तर में यूपी के साथ सीमा साझा करता है, साथ में जब आप उत्तर पूर्व में जाते हैं तो यह झारखंड के साथ सीमा बनाता है, पूर्वी भाग में यह उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है, साउथ ईस्ट की बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जी हां, आपको आंध्र प्रदेश आवश्यक रूप से याद रखना है, कारण यह है कि जनरली हम यह मानते हैं कि भाई यह आंध्र प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, परंतु याद रखिएगा यह आंध्र प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, भले ही कम परंतु अवश्य बनाता जरूर है। यहां पर जब आप वेस्ट में आते हैं तो यह दो राज्यों के साथ अर्थात एमपी और महाराष्ट्र के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। साथ में यहां सबसे आवश्यक बात यह हो जाती है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो हम नाम सुनते हैं, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यह राजस्थान से प्रवेश करती है और त्रिपुरा वाले क्षेत्र से या फिर मिजोरम वाले क्षेत्र से यह बाहर निकलती है। तो यहां पर यह छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और छत्तीसगढ़ के वो स्टेट्स जो कि नदन पार्ट की ओर हैं, जो कि उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र भूमि की ओर आते हैं, वहां से यह गुजरती है। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं इनमें सबसे मेन है कोरिया, एक आता है कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया मत चले जाना, एक है कोरिया, एक आता है सूरजपुर और एक आता है बलरामपुर। ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये वो जिले हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कर्क रेखा अक्सर पास होती हुई नजर आती है। याद रखें कि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप रीजनल ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखते हैं तो वहां पर एरिया वाइज क्वेश्चन आते हैं और ये एरिया वाइज क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट भ्रमित हो जाते हैं। कारण यह है कि हम यह तो पढ़ लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वर्ल्ड में कितने क्षेत्रों से पास होती है, कितने नेशन से पास होती है, वर्ल्ड की कौन सी कैपिटल इसकी नियर बाय है, कौन सी कैपिटल इसकी फाल्स अवे है, बट हम यह पढ़ना भूल जाते हैं कि एक्चुअल में इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी पढ़ लिया जाए। जैसे यदि एक क्वेश्चन में कर लूं कि भाई क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या कर्क रेखा सन टेंपल से पास होती है, तो जनरली हम ये मानेंगे कि सन टेंपल उड़ीसा में है और उड़ीसा में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है यहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती। बट याद रखिएगा जब आप इन डेप्थ अध्ययन करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा सन टेंपल से पास होती हुई नजर आएगी। और ये कहां से, तो एक्चुअल में जो सबसे फेमस सन टेंपल है यह है कोणार्क का। इसके अलावा और भी कई सन टेंपल हैं जिनमें से एक आता है गुजरात का मोढेरा, एक आता है ग्वालियर वाला क्षेत्र, चौथा आप मुझे बताएंगे कि यह भारत में कहां लोकेटेड है। यानी कि गुजरात में जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है यहां से यह कर्क रेखा पास होती हुई आपको नजर आएगी। तो यहां पर हमने सीमाओं के बारे में डिस्कशन किया। अब चूंकि हम इन राज्यों के अंदर नहीं जा रहे हैं, कारण क्या है, यूपी के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है, झारखंड के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, उड़ीसा के बारे में आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे, इन सभी स्टेट्स के बारे में डिस्कशन होगा। कारण और इसीलिए मैं अभी इनके अंदर प्रवेश नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं यहां पर इंटरलिंकिंग के थ्रू मैं इनके बारे में भी आपको बताता। क्लियर। अब यहां पर यदि हम डिस्कस करना चाहें तो याद रखिएगा जो सबसे मेन पर्सपेक्टिव आता है, चूंकि हम ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली इसको कवर कर रहे हैं, तो सबसे मेन पर्सपेक्टिव आता है इसके भौगोलिक विभाजन का, अर्थात ज्योग्राफिकल डिवीजन का, या फिर इसी को कहा जाता है फिजिकल
क्लासिफिकेशन। और यदि बात की जाए भौगोलिक विभाजन की, तो याद रखें कि पूरे छत्तीसगढ़ को, इससे पहले आपको छत्तीसगढ़ का मैप एसेंशियल रूप से बना लेना है भाई, है ना। यहां पर मैं एक छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ करना चालू करता हूं। अब चूंकि ये हैंड मैपिंग होगी, इसीलिए यहां पर कुछ गलतियां, स्टेट वाइज कुछ गलतियां होना लाजमी होगा। तो यदि मैं यहां पर छत्तीसगढ़ का मैप ड्रॉ करना चालू करूं, इस मैप के अकॉर्डिंगली आप पूरे छत्तीसगढ़ को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ये 3 मेजर पार्ट्स कौन से आते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि यह जो पहला रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। क्या कॉल किया जाता है, दैट इज उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। जब आप इससे नीचे आएंगे तो यह जो आपको सेकेंड रीजन देखने के लिए मिल रहा है, इसको कॉल किया जाता है मध्य मैदानी भाग या फिर केंद्रीय मैदानी भाग का इसको नाम दिया जाता है। और ये जो थर्ड कंटेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, जो तीसरा पार्ट दिखाई दे रहा है, अच्छा सॉरी, ये इतने ऊपर नहीं होगा, थोड़ा सा ये नीचे होगा, जहां से महानदी क्षेत्र आपको दिखाई देगा। और यह जो थर्ड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको कॉल किया जाता है बस्तर का पठार। सबसे पहले हम ऊपर वाले पार्ट से, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, इसके बारे में डिस्कशन करना चालू करेंगे। तो यह कौन सा क्षेत्र आता है, तो इसको नाम दिया जाता है उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र या फिर नदन हिल जोन। क्लियर। और यदि उत्तरी पठारी क्षेत्र की हम बात करें, तो यहां पर जो सबसे मेन पहाड़ियां हैं, याद रखें, इन्हें नाम दिया जाता है अमरकंटक पहाड़ियां। और इन्हीं अमरकंटक पहाड़ियों को एक्चुअल में इस रीजन में, कहां पर, इस छत्तीसगढ़ वाले रीजन में नाम दिया जाता है अचानक मार का। और आपने एक बायोस्फीयर रिजर्व का नाम आई थिंक सुना होगा, नहीं सुना है तो याद रखना, यहां पर एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जिसको कहा जाता है अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व। यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये एक प्रकार का बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, तो भाई बेसिकली एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से ये बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहां पर बायोडायवर्सिटी मौजूद होती है। और ऐसा रीजन जहां पर भी आपको बायोडायवर्सिटी दिखाई देती है, वहां पर आप नेशनल पार्क, उस क्षेत्र में आप बेसिकली वन्यजीव अभ्यारण्य और अन्य संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण करते हैं। याद रखें कि यह अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत बफर जोन भी शामिल किया जाता है, ट्रांजिशन जोन भी शामिल किया जाता है, और साथ ही साथ यहां पर शामिल किया जाता है कोर जोन भी। हर नेशनल पार्क में 2 या 3 क्षेत्र, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वह नेशनल पार्क किस एरिया में लोकेटेड है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी महत्ता को समझ सकते हैं। और यदि यहां पर बात की जाए, तो यह जो अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें बफर जोन भी है, इसमें कोर जोन भी है, और इसी में नजर आता है आपको ट्रांजिशन जोन, जिसमें से बफर जोन की यदि हम बात करें तो यह सभी के लिए खुला रहता है, सभी के लिए ओपन रहता है। परंतु कुछ कोर जोन ऐसे होते हैं जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज ज्यादा नहीं कर सकते हैं, आप इवन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि यह मानव ही है जो कि समय समय पर जैव विविधता को खतरे में डालता है। और यदि मानव की किसी एरिया में पहुंच हो गई, तो समझिए कि वहां की जैव विविधता, वहां की बायोडायवर्सिटी, वहां का पूरा क्लाइमेटिकल रीजन परिवर्तित करने में समय नहीं लगाता है मानव। दैट इज वाई नेशनल पार्क को कई क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है, जहां पर एक क्षेत्र होता है जहां ह्यूमन एक्टिविटी बहुत अधिक हो सकती है, एक क्षेत्र होता है जहां पर आप केवल भ्रमण करने के लिए जा सकते हैं, और एक क्षेत्र होता है जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं मानी जाती है। तो यहां पर आपको तीनों ही देखने के लिए मिलेंगे। यदि हम इस एरिया की बात करते हैं, तो यह इस एरिया के बारे में आप याद रखें कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे इंपॉर्टेंट परंतु सबसे छोटा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है। चूंकि ये नदन पार्ट में आता है, इसलिए हमने इसको सबसे पहले डिस्कस किया है। यह पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ का लगभग 21% एरिया कवर करता है, अर्थात 21% भाग में यह विस्तृत दिखाई देता है। अब इसको हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे किसके अकॉर्डिंगली, इस अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व के अकॉर्डिंगली। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है भाई कि जब आप यहां के महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट में से एक यहां पर आपको दिखाई देता है, और इसका नाम है सूरजपुर। और यह सूरजपुर जाना जाता है एक पहाड़ी के लिए। इस पहाड़ी का नाम है एक्चुअल में मतिरंगा पहाड़ी। और ये जो मतिरंगा पहाड़ी है, यह उद्गम स्थल मानी जाती है रेहंद नदी का। तो सूरजपुर वाले क्षेत्र में यदि हम बात करें, तो सूरजपुर में एक प्लेस आएगी मतिरंगा पहाड़ी, जो कि रेहंद नदी का उद्गम क्षेत्र है। और यह रेहंद नदी 2 राज्यों, एक छत्तीसगढ़ और साथ में
उड़ीसा राज्यों में प्रवाहित होती है, परंतु छत्तीसगढ़, एमपी और यूपी राज्यों में यह प्रवाहित होती है। और साथ में ये यूपी में जाकर सोनभद्र के समीप इसी पर एक डैम भी बना हुआ है जिसका नाम है रेहंद बांध या फिर रेहंद डैम। आपने आई थिंक इस डैम के बारे में अवश्य कभी ना कभी सुना होगा। याद रखिएगा कि यह जो रेहंद डैम है या फिर यह जो रेहंद बांध है, इसका निर्माण 1962 में किया गया था। मेनली किसके लिए? तो यहां पर सिंचाई व्यवस्था को उपयुक्त बनाने के लिए। फिर बाद में यह एक जल विद्युत संयंत्र भी बन गया। 1962 में जब इसका निर्माण किया गया तो यहां पर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया गया था। दैट इज वाई आप पाएंगे कि यह डैम अभी भी टिका हुआ है। और यहां पर एक बार क्वेश्चन आया था कि सर इस, देखिएगा कैसे सिली टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, कि रेहन डैम के बारे में हम पढ़ेंगे, रेहन डैम का फॉर्मेशन कब हुआ यह भी आप पढ़ लेंगे। अब इस रीजनल ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली आप समझिएगा कि जब आप इसको कवर करेंगे तो समझिएगा कि किस प्रकार से यूपीएससी कई बार क्वेश्चन कर लेता है। अब मुझे यह तो बिल्कुल एक्यूरेट याद नहीं है कि एक्चुअल में यह क्वेश्चन सीएपीएफ में आया था या फिर किसी अन्य एग्जाम में आया था, परंतु एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इस रेहंद डैम का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है। बताइए, कोई क्वेश्चन बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, परंतु यह क्वेश्चन पूछे जाने से यह तो क्लियर हो गया कि यूपीएससी समय समय पर रीजनल ज्योग्राफी को बहुत ज्यादा महत्व देता है। और जब यह रीजनल ज्योग्राफी को महत्व देता है तो हमारे लिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम रीजनल ज्योग्राफी के एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े ही भली भांति आधार पर और स्पष्ट आधार पर समझने का प्रयास करें। याद रखें कि यह रेहंद नदी के बारे में यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई यह मैप में कहां दिखती है, तो जो आप अपना एटलस ओपन करेंगे तो इजीली यह रेहंद नदी मिल जाएगी। या फिर जहां पर आपको सोन रिवर मिल रही हो, सोन नदी ना, जिसका उद्गम इसी अमरकंटक पहाड़ी से होता है, तो यह सोन नदी की एक्चुअल में सहायक नदी है। क्लियर? और यह सोन नदी में अपना जल कहां विसर्जित करती है? तो यूपी का एक जिला है जिसका नाम है सोनभद्र। यह सोनभद्र के समीप जाकर इस सोन नदी में अपना जल गिरा देती है। इसके पश्चात यह सोन नदी जाती है और साथ में यह इलाहाबाद के निकट अपना जल गिराती है, किसमें? गंगा नदी तंत्र में। यानी कि एक और पर्सपेक्टिव यदि आप देखें तो क्या छत्तीसगढ़ के मैदान या फिर छत्तीसगढ़ राज्य का कहीं ना कहीं से आपको गंगा प्लेन से या फिर गंगा के मैदान से संबंध दिखाई दे रहा है क्या? तो जी हां, रेहन नदी है जिसका उद्गम सूरजपुर में जो पहाड़ियां हैं जिनको कॉल किया जाता है बेसिकली मतिरंगा हिल या फिर मतिरंगा पहाड़ी, यहां से इनका ओरिजिन होता है। और ओरिजिन लेने के पश्चात नॉर्थ की ओर प्रवाहित होते हुए जब यह यूपी में पहुंचती हैं तो यूपी में पहुंचकर सोनभद्र जिले के समीप यह अपना जल गिरा देती हैं, किसमें? सोन में, सॉरी, मतिरंगा पहाड़ी से इनका उद्गम होता है। और मतिरंगा से चलते हुए फिर यह सोनभद्र जाकर सोन नदी में जब मिलती हैं तो सोन नदी इसका जल ले जाती है गंगा नदी में। यानी कि कहीं ना कहीं रिलेशन, कहीं ना कहीं इंटरलिंकिंग आपको अवश्य दिखाई देती है इसकी गंगा नदी से। इतना ही नहीं, याद रखें कि यह जो रेहंद नदी है और इस पर जो बांध बना हुआ है, एक्चुअल में मैंने जो रेलवे स्टेशन की बात की, जरा इसके बारे में भी आप याद रखेंगे कि इस रेलवे स्टेशन का नाम है रेणुकूट रेलवे स्टेशन। ये इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन निकल के आता है। ये किसके अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूं? तो उस आंसर के अकॉर्डिंगली जो कि पूछा गया था। क्लियर? यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर ये था कि रेणुकूट रेलवे स्टेशन। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि यहां से मेरी क्लास देख रहा है तो वह भी कमेंट करके बताइएगा कि रेहंद डैम के नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है यह कौन सा है। अब यदि आप यहां पर देखेंगे तो यह जो रेहंद डैम है, एक्चुअल में यह इसके पीछे जब भी कोई किसी डैम का फॉर्मेशन किया जाता है तो शायद आपको पता होगा कि जब वर्षा काल आता है और नदी का जल स्तर बढ़ता है तो नदी का जल स्तर बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, इसके बाढ़ के मैदान को कंट्रोल करने के लिए डैम का फॉर्मेशन किया जाता है। और डैम के पीछे जनरली एक लेक बनाई जाती है, एक जलाशय बनाया जाता है। तो यहां पर भी एक जलाशय आपको देखने के लिए मिलेगा और इस जलाशय का नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्लियर? गोविंद वल्लभ पंत सागर इसको नाम दिया जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी तक की मानव के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी कृत्रिम झील का उदाहरण है। ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील यही है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि रेहंद डैम के पीछे रेहंद नदी द्वारा ही बनाई गई है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जिसकी लोकेशन आती है यूपी में एक स्थान, वही सोनभद्र
यहीं पर ये लोकेटेड है। और साथ में याद रखिएगा कि यहां पर जब आप इसमें देखेंगे तो आती तो यूपी में है, आती यूपी छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर है, परंतु जब आप इसको देखेंगे तो नॉट ओनली यूपी और छत्तीसगढ़ बल्कि इससे एमपी के साथ यूपी, यूपी के साथ इसमें बिहार और बिहार के साथ इसमें छत्तीसगढ़ में भी सिंचाई व्यवस्था के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि मान लीजिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं और आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई जाती है आफ्टर वीडियो ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर। इससे पहले की क्लासेस में एक इशू हो गया था, दैट इज वाई मैं यह अपलोड नहीं कर पाया था, परंतु आज इन दोनों ही क्लासेस की पीडीएफ को मैं आफ्टर वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल या फिर अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इससे आप ये कर सकते हैं कि भाई यदि मान लीजिए नोट्स नहीं बना पा रहे हैं किसी कारणवश तो आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर लें, प्रिंट आउट निकलवा लें। और यदि आप मेरे साथ नोट्स मेकिंग करते जा रहे हैं तो यह तो और भी अच्छी बात होगी, आप डायरेक्टली नोट्स बना लें। यहां पर यदि आप इस डैम को देखोगे, बेसिकली इस झील को देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसी के पास यानी कि जो सूरजपुर वाला, सॉरी इस झील को नहीं, बेसिकली आप सूरजपुर वाले एरिया को देखोगे तो इसी रेहंद नदी पर एक बांध का, सॉरी एक झील का भी फॉर्मेशन किया गया है, एक फॉल्स, एक वाटरफॉल का भी फॉर्मेशन किया गया है जिसका नाम है रसकंठा, है ना, इसका नाम आता है रसकंठा बांध। यह भी याद रखिएगा कि इसकी लोकेशन भी आपको देखने के लिए मिलती है इसी रेहंद नदी पर। यह बांध का नाम है रसकंठा बांध, कई जगह पर रसकंडा भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। मैं बार बार बांध बोल रहा हूं, एक्चुअल में ये वाटरफॉल है। तो रसकंठा फॉल्स इसी नदी पर बना हुआ है सूरजपुर वाले क्षेत्र में। इसके अलावा सूरजपुर के ही समीप वाले क्षेत्र में जब आप देखेंगे तो देखना यहां से यूपी की बॉर्डर लगी हुई है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जब आप इसके वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर है। तो जब आप वेस्टर्न पार्ट में ही देखते हैं तो वेस्टर्न पार्ट में एक जिला आता है जो कि एमपी का है, इसको नाम दिया जाता है अनूपपुर। और इस अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है जिसको कहा जाता है महेंद्रगढ़, और इस महेंद्रगढ़ में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है संजय गांधी डुबरी नेशनल पार्क। अब जब तक सेपरेशन नहीं हुआ था, जब तक यह संजय गांधी डुबरी नेशनल पार्क एमपी में लोकेटेड था, जब इसका सेपरेशन हुआ तो इसका आधा पार्ट चला गया छत्तीसगढ़ में। तो जब आधा पार्ट गया तो यहां पर एक जगह है जिसका नाम है चिमरी, और इस चिमरी में लोकेटेड है, यानी कि चिमरी के समीप वाले क्षेत्र में लोकेटेड है यह संजय गांधी डुबरी नेशनल पार्क, यानी कि यह क्षेत्र है चिमरी वाला, और चिमरी में आता है संजय गांधी डुबरी नेशनल पार्क। ये क्यों जाना जाता है? संजय गांधी नहीं है, एक्चुअल में संजय नेशनल पार्क इसका नाम है। ये यहां पर आपको टाइगर रिजर्व भी देखने के लिए मिलेगा। और इस टाइगर रिजर्व के अलावा यदि हम बात करते हैं, ज्योग्राफिकली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह आता है एक्चुअल में सतपुड़ा और नर्मदा घाटी के मध्य, यानी कि जो सतपुड़ा पहाड़ी है, सतपुड़ा पहाड़ी की जो अमरकंटक चोटी है, उन दोनों में ही यह शामिल होता है ज्योग्राफी के आधार पर। तो सतपुड़ा और नर्मदा घाटी क्षेत्र में आता है। साथ में जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं, रॉयल बंगाल टाइगर बेसिकली हम मानते हैं कि बिल्ली की कई प्रजातियां होती हैं, इसमें से एक आते हैं टाइगर, एक आते हैं लेपर्ड, है ना। तो ये जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो एशियाई लेपर्ड हैं या फिर जो इंडियन लेपर्ड हैं ये भी आपको यहां पर मौजूद देखने के लिए मिलेंगे। अब यही का एक क्षेत्र है जिसका नाम है कोरिया, और ये कोरिया मैंने पहले भी बताया कि ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया मत चले जाना, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। यहां पर जो एशियाटिक चीता था या फिर जो इंडियन लेपर्ड था वो आखिरी बार देखा गया था, या फिर ये समझो आप कि एशियाटिक चीता यहां अंतिम बार देखा गया था इस कोरिया क्षेत्र में। क्लियर? ये एशियाई चीतों के लिए जाना जाता है ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली। अब चूंकि यहां पर बंगाल टाइगर भी मिलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, और साथ में यहां पर इंडियन लेपर्ड भी मिलते हैं, परंतु वर्तमान में ये दोनों ही पूरे भारत में खतरे की कैटेगरी में आते हैं। अब अमरकंटक से मैं आगे आपको समझाने वाला हूं कि किस प्रकार ये ज्योग्राफिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग प्रकार के जीव जंतु निवास करते हुए मिलेंगे। परंतु उससे पहले आप समझिएगा कि एक संस्था है जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कार्य करती है। तो इसने इस रॉयल बंगाल टाइगर
या फिर बंगाल टाइगर, और साथ में इंडियन लेपर्ड को भी एक स्टेटस दिया है। और इस स्टेटस का मतलब है कि सर इसको अभी वर्तमान में संरक्षण की आवश्यकता है। यदि इसको संरक्षण नहीं दिया गया तो वह क्षण दूर नहीं होगा, वह दिन दूर नहीं होगा जब पूरे इंडिया से इसकी पॉपुलेशन नष्ट हो जाएगी। तो याद रखें कि जो बंगाल टाइगर है इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड, और जो सेकंड मैंने बताया कि यहीं पर आपको इंडियन लेपर्ड दिखाई देते हैं, इस इंडियन लेपर्ड का IUCN स्टेटस आता है वनरेबल। याद कैसे रखना है, तो बंगाल टाइगर के अलावा मोस्ट ऑफ द कैट स्पीसीज इनका IUCN स्टेटस वनरेबल ही है। बस बंगाल टाइगर में आप देखेंगे कि इसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, अर्थात यह ज्यादा खतरे में बताया जा रहा है। अब आगे आते हैं, तो ये जो मैंने आपको बताया ये था उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के बारे में। इसमें एक कंटेक्स्ट और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब आप इस रीजन को देखते हैं, देखिएगा मैंने इसी मैप को कॉपी कर लिया है ना, ताकि यह मैप बार बार ड्रॉ ना करना पड़े, ताकि वीडियो और भी अधिक लंबा ना हो। जब आप इस अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को देखते हैं या फिर अमरकंटक क्षेत्र को देखते हैं, तो मैं यहीं पर नोट डाउन करता हूं। याद रखें कि यह जाना जाता है, यह मेनली फेमस है अपने उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के लिए। और इस रीजन में आप देखेंगे कि यह जो एरिया है यह लघु उद्योग का केंद्र माना जाता है। कारण क्या है भाई, क्योंकि यहां पर उगने वाले प्रमुख उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन है, इनमें सागौन, शीशम और जो साल होता है, तेंदुपत्ता होता है, इसके वृक्ष आपको ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो तेंदुपत्ता है इसके द्वारा किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है बीड़ी उद्योग में। और बीड़ी उद्योग यहाँ के निवासियों का एक प्रमुख व्यवसाय माना जाता है। दैट इज वाई इस अमरकंटक के आसपास आपको अधिकतर केंद्रों पर लघु उद्योग स्थापित देखने के लिए मिलेंगे। अब यहां की एक समस्या भी है, जब इतने महत्ता की हमने बात की है तो एक समस्या भी यहां पर निकल के आती है कि जब आप यहां पर मौजूद टाइगर्स के बारे में बातचीत करते हैं तो टाइगर्स के बारे में कहा जाता है कि सर बाजू में टाइगर स्टेट लगा हुआ है। दैट इज वाई इस अचानक मार वाले क्षेत्र में टाइगर बहुत अधिक मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, टाइगर की स्पीसी बहुत अधिक मात्रा में दिखाई दे रही हैं। याद रखें कि जहां पर जो भी आबादी, जहां पर जो भी वनस्पतियां, जहां पर जो भी XYZ कुछ भी रीजन आ सकता है, यदि आपके पास दिमाग है तो दिमाग नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, यदि आपके पास मान लीजिए धन है तो धन नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, पर्यावरण बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा भी नहीं होना चाहिए, समय समय पर इसको प्रदूषित होते रहना चाहिए भाई, ताकि ये अपना इलाज करते रहे, ये चेंज होता रहे। तो याद रखिएगा यहां पर बंगाल टाइगर और जनरली टाइगर्स की समस्या बहुत ज्यादा है। तो यहां जब यह गिनती की गई 2001 से लेकर 2021 तक की मैं बात कर रहा हूं, तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका वाले रीजन में टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। यहां टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आती है 2014 या 15 के आसपास की यह बात है कि क्या मध्य प्रदेश फिर से मैन ईटर की समस्या से ग्रस्त होने वाला है। ये क्या है, तो एक्चुअल में याद रखिएगा कि एक टाइम था जब मध्य प्रदेश और कर्नाटका और अमरकंटक वाले क्षेत्र में आपको मैन ईटर की समस्या बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती थी। क्या होता है मैन ईटर, तो जब कोई बाघ या फिर जब कोई पशु नरभक्षी हो जाता है, यह मानवों का शिकार करने लगता है, तो इसको नरभक्षी की कैटेगरी में डाला जाता है। तो यह नरभक्षी की समस्या के लिए भी जाना जाता है हमारा यह अमरकंटक वाला एरिया। परंतु ऐसा नहीं है कि केवल और केवल यहां पर बाघों के लिए फेमस है भाई, बाघ के अलावा भी कुछ अन्य जीव हैं। जैसे पहला तो हो गया कि ये बाघों के लिए तो जाना ही जाता है, साथ में यहां पर यह हाथियों के लिए भी जाना जाता है। और हाथी के अलावा एक और जीव है जिसके लिए जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड रीछ। आई थिंक आप यदि मिडिल इंडिया से हैं, मध्य भारत से हैं, तो आपने रीछ के बारे में अवश्य सुना होगा। अब जनरली यह जो स्टेटमेंट आया था ये हम पुट करते हैं बाघ के कंटेक्स्ट में, बट याद रखें कि यहां पर जो मैन ईटर की समस्या थी वह देखने के लिए मिल रही थी इस रीछ के कारण, जो कि लगभग भालू के जैसा दिखाई देता है। अमरकंटक पहाड़ियां इसका मुख्य निवास स्थान है। इज दैट क्लियर। अब इतने के बाद हम आते हैं अपने दूसरे कंटेक्स्ट पर, अर्थात अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के बारे में था।
पश्चात यहां पर छत्तीसगढ़ के दूसरे डिवीजन को यदि हम शामिल करें तो यह मध्य वाला एरिया आता है। और इस मध्य एरिया को देखिएगा, यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट प्लेसेस को यहां पर मार्क कर दिया था। यह था चिमरी, जिसको मैंने नहीं लिखा, यहां पर था संजय नेशनल पार्क, इसके बारे में मैंने पूरा पूरा बता दिया है। अर्थात ज्योग्राफिकल रीजन में ही मैंने एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ दिया है और अन्य कंटेक्स्ट को यहां पर मैंने ऐड कर दिया है। क्लियर? ऐसे ओवरलैपिंग करते हुए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। ये जो मध्य वाला पोर्शन है, एक्चुअल में इसे कॉल किया जाता है मध्यवर्ती मैदानी भाग, या फिर इसे ही कॉल किया जाता है केंद्रीय मैदानी क्षेत्र। और यदि बात की जाए मध्यवर्ती मैदानी भाग की, तो आपको याद रखना है आवश्यक रूप से कि भाई यहां की जो मेन रिवर है, अच्छा सबसे पहले तो कि टोटल छत्तीसगढ़ के एरिया का लगभग 50% भाग अकेला यही कवर करता है। अर्थात यह ज्योग्राफिकल रीजंस के हिसाब से इस पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन है। और यह महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि यहीं से छत्तीसगढ़ की एक मेन रिवर जिसका नाम आता है महानदी क्षेत्र, तो यह पूरा एरिया एक्चुअल में महानदी बेसिन में ही बसा हुआ है। यह महानदी बेसिन, जो कि महानदी का मुख्य भाग है, यह छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में लगभग 858 किलोमीटर, और कई स्थानों पर इसका डेटा मिलता है कि लगभग ये 900 किलोमीटर तक का अपवाद तंत्र कवर करती है। याद रखना कि इसका उद्गम, अर्थात महानदी का उद्गम माना जाता है रायपुर के एक पहाड़ियां हैं जिनको नाम दिया जाता है सिहावा पहाड़ियां। रायपुर की सिहावा पहाड़ियों से ये उद्गम लेती है। फिर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थान प्रमुख हैं, जैसे कि लाइक रायपुर, दुर्ग और कटक, ये प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं जो कि औद्योगिक क्षेत्रों की कैटेगरी में आते हैं। इनमें आता है सबसे पहले रायपुर, फिर इसी के वेस्टर्न भाग में आपको दिखाई देगा दैट इज दुर्ग, और जब आप इसके मुहाने पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कटक। ये कटक के समीप जाकर उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। और यहाँ से चलते हुए याद रखना कि इसी के नदी घाटी क्षेत्र में कई इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप किए गए हैं। अब मैंने बताया कि ये दो राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़ और साथ में उड़ीसा में प्रवाहित होती है, परंतु जब आपसे इसके जलग्रहण क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा तो याद रखना इसका जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है। लगभग 5 राज्यों से यह अपने जल को प्राप्त करती है। जिस प्रकार आप पाएंगे कि दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा नदी का महत्व है, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के कंटेक्स्ट में इस महानदी का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंचाई परियोजना से, जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से और अन्य कंटेक्स्ट के हिसाब से ये काफी महत्वपूर्ण रिवर हो जाती है हमारे लिए, अर्थात छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। इतना ही नहीं, जब आप देखेंगे तो जलग्रहण क्षेत्र के मामले में यदि देखा जाए तो इसमें आता है एमपी रीजन, जहां पर यह नदी प्रवाहित नहीं होती, परंतु इसकी कई सहायक नदियां एमपी रीजन से निकलकर यहां छत्तीसगढ़ में आकर इससे मिलती जरूर हैं। साथ में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इसके अलावा झारखंड, और झारखंड के बाद महाराष्ट्र राज्य में भी इसका जलग्रहण क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। और याद रखें कि जिस नदी का जितना बड़ा जलग्रहण क्षेत्र होता है, बट ऑब्वियस है कि उस नदी के जल को लेकर विवाद भी होगा। तो ठीक ऐसा ही आपको महानदी के कंटेक्स्ट में भी देखने के लिए मिलेगा कि महानदी के जल को लेकर भी विवाद हुआ है, और इसीलिए महानदी के जल को कंट्रोल करने के लिए और साथ में महानदी के जल पर किस राज्य का कितना अधिकार है, इसको नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2018 में एक प्राधिकरण का भी यहां पर निर्माण किया गया, एक प्राधिकरण का भी गठन किया गया। और ये प्राधिकरण कौन सा है? तो इसको नाम दिया जाता है महानदी जल विवाद प्राधिकरण। ये महानदी के जल से संबंधित समस्त प्रकार के विवादों का निपटारा करता है। ये एकमात्र प्राधिकरण नहीं है भारत में, ऐसे और कई प्राधिकरण हैं, जैसे कि लाइक आप दक्षिण भारत में जब देखेंगे तो दक्षिण भारत में नजर आता है कावेरी जल विवाद प्राधिकरण, जो कि कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर विभिन्न प्रकार के कार्य करता है कि सर पुडुचेरी भी इसमें ऐड है, तो पुडुचेरी का कितना अधिकार है कावेरी नदी पर। ठीक इसी प्रकार इस महानदी के जल के लिए भी यहां पर कार्य किया जाता है। जब आप इससे आगे जाएंगे तो जब ये रायपुर से निकलकर आगे बढ़ते हुए उड़ीसा राज्य में प्रवेश करती है, तो उड़ीसा में एक स्थान है जिसका नाम है संबलपुर, और ये संबलपुर के पास या फिर संबलपुर के समीप इसी में एक
डैम का भी निर्माण किया गया है। क्या है? उड़ीसा का संबलपुर। संबलपुर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, परंतु लगता संबलपुर जिला ही है। इस पर भारत के सबसे लंबे बांध का निर्माण किया गया है और दैट इज, इसका नाम आता है हीराकुंड बांध। याद रखें कि मैं बार बार बता रहा हूं कि वे सभी स्टूडेंट जो नोट्स नहीं बना पा रहे हैं या केवल और केवल वीडियो देखने का उनके पास टाइम है, आप इन पूरे नोट्स को ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यह है मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम। यदि आपको यह ना मिले तो आप अभिषेक कुमार ज्योग्राफी यहां पर लिख लें, यानी कि नाम को थोड़ा सा आगे पीछे जब आप करेंगे तो वहां पर आपको अवश्य यह चैनल मिलेगा। वहां से यह पीडीएफ आप आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इससे आगे आएंगे तो यहां पर सबसे पहले हमने इस हीराकुंड बांध के बारे में जाना। अब हीराकुंड बांध के पीछे, यानी कि जैसा मैंने प्रीवियसली बताया था कि हर बांध के पीछे एक झील होती है, तो इसके पीछे जो झील है ना, एक्चुअल में इसका भी नाम हीराकुंड जलाशय ही है। इसको भी हीराकुंड जलाशय का ही नाम दिया जाता है। अब हम बोलते जरूर हैं कि ये भारत का ही नहीं, इवन वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है। और यह डैम, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि यह कहा जाता है कि मृदा के द्वारा निर्मित डैम है। कई फेसेस में यह डैम मौजूद है, जैसे कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यह महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कॉल की जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल महानदी ही यहां प्रवाहित होती है, परंतु महानदी इसकी सबसे मेन रिवर है। इसके अलावा एक और रिवर है यहां पर जिसको कहा जाता है इंद्रावती नदी, और यह इंद्रावती नदी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका मेन कारण यह है कि सर, जहां आप देखते हैं कि इस महानदी की घाटी में धान का उत्पादन किया जा रहा है, वहीं पर इस इंद्रावती नदी, जो कि बस्तर के पठार की मुख्य नदी मानी जाती है, यह टेररिज्म की एक्टिविटी से काफी प्रभावित होती है। अर्थात यहां पर नक्सलाइट की एक्टिविटी से काफी प्रभावित होती हैं। जो नक्सलाइट गतिविधियां हैं आपको इस नदी घाटी क्षेत्र में दिखाई देती हैं। परंतु बावजूद इसके जब आप इस नदी घाटी को देखते हैं तो याद रखें, मैं यहां पर एक मैप के थ्रू आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में ये दोनों ही रिवर अलग अलग हैं। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि भाई यहां से यह जा रही है हमारी, इसको नाम दिया जाता है क्या? दैट इज महानदी वाला क्षेत्र, दैट इज महानदी वाला रीजन। जब आप इसी के नीचे देखते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देती है क्या? इस वाले रीजन में आपको इंद्रावती रिवर दिखाई देती है। अब मैं इसको ड्रॉ नहीं करूंगा, नहीं तो ये हौच पौच हो जाएगा, फिर आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। दैट इज वाई क्लियर। अब आप यदि यहां पर देखेंगे तो ये महानदी के बेसिन के कारण ही आप पाते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में धान का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है और इसको राइस बॉल भी कहा जाता है। इसको राइस बॉल के नाम से भी जाना जाता है छत्तीसगढ़ को। अब यहां पर राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया, राइस बॉल ऑफ इंडिया, राइस बॉल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये क्या क्या है? तो ये बिल्कुल जनरल इंट्रोडक्शन की बात है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। याद रखें, मैंने अभी पहला होमवर्क दिया है इस पूरे लेक्चर का कि आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एक्चुअल में राइस बॉल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, राइस बॉल ऑफ साउथ इंडिया और राइस बॉल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। यदि आपको पसंद आए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर चैट का ऑप्शन है, वहां पर भी आप मुझसे ये सब बता सकते हैं। अब जहां जहां पर यह नदी प्रवाहित होती है, एक्चुअल में ये पूरा इंडस्ट्रियल रीजन है ना, यानी कि यहां पर विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज का भी हमने निर्माण किया है, एस्टेब्लिशमेंट किया है। तो इस घाटी क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, जरा इस बात को भी याद रखना। जैसे कि इसी के तटवर्ती क्षेत्र में दिखाई देता है बिहार बोल रहा हूं, भिलाई। ये जो भिलाई है एक्चुअल में, अब इसकी लोकेशन मैं केवल और केवल रफली तौर पर बना रहा हूं। ये जो भिलाई है ना, इस भिलाई में एक इंडस्ट्री है जो कि बेसिकली लौह इस्पात संयंत्र के लिए जानी जाती है, अर्थात यह आयरन ओर के लिए जानी जाती है। क्लियर? तो याद रखें कि यह लौह इस्पात संयंत्र के लिए फेमस है। ये कहां पर है? ये बिहार में अर्थात यह छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। इसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे तो जहां पर आपको हीराकुंड बांध नजर आ रहा है, यहां आपको एल्यूमिनियम संयंत्र देखने के लिए मिलेगा, एल्यूमिनियम संयंत्र। और जब आप इससे भी आगे बढ़ेंगे तो जो कटक है, यहां पर आपको पेपर मिल दिखाई देती है, अर्थात यहां से महानदी आएगी और कटक के पास अपना मुहाना बनाएगी, तो यहां पेपर मिल दिखाई देती है। और सुंदरगढ़ यहां का एक प्लेस है जहां पर आपको सीमेंट फैक्ट्रीज दिखाई देती हैं, अर्थात दैट इज सुंदरगढ़, जो कि जाना जाता है मेनली सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए, सीमेंट फैक्ट्री के लिए
ये मेनली जाना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि महानदी को केवल और केवल आप इसी आधार पर देखते हैं, भाई महानदी पर हीराकुंड के अलावा और भी कई बांध बनाए गए हैं, परंतु मैं आपको बता दूं ज्योग्राफिकली वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, स्थानीय आधार पर वो अपनी इंपॉर्टेंस रखते होंगे, क्या रखते हैं, और वहां की जनता यहां इनका बहुत भरपूर प्रयोग करती है। परंतु हमारी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली यह भिलाई, यह सुंदरगढ़, कटक जहां पर पेपर मिल है, और एल्यूमिनियम संयंत्र जो कि हीराकुंड के समीप आता है, अर्थात संबलपुर वाले रीजन में आपको दिखाई देता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दैट इज वाई हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। याद रखें कि यदि आप यहां तक आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको यह सीरीज पसंद आ रही है, और यदि आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसमें इंगेजमेंट लाने का प्रयास करें, अर्थात इसको एटलीस्ट 1 टाइम आप शेयर करें अपने कलीग्स के साथ या फिर उन स्टूडेंट्स के साथ जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मुझे भी यह मालूम चल सके कि वाकई में यह सीरीज आपके लिए कारगर साबित हो रही है। तो इससे मैं आने वाले वीडियोस में और अच्छे से कंटेंट इंप्रूव करने का प्रयास करूंगा और अधिक से अधिक एफर्ट के साथ आपके समक्ष यह वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। याद रखें कि इसके बाद जब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो अब मैंने यहां पर इसी स्लाइड को कॉपी किया था ना, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। कारण क्या है कि ये अमरकंटक वाले रीजन को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। यहां पर हमने 2 रीजन्स के बारे में जान लिया, अर्थात एक उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, और जो सेकंड आता है इसे नाम दिया जाता है क्या, जस्ट अ मिनट, जो सेकंड आता है इसे बेसिकली नाम दिया जाता है मध्यवर्ती मैदानी भाग। अब यहां पर हम तीसरे रीजन के बारे में जान रहे हैं, और यह तीसरा रीजन जो है इसको बच्चे हमारे द्वारा नाम दिया जाता है। अच्छा, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड आप रुकिएगा, तो मैं इसको कॉपी करके बाकी का रफ कर देता हूं, ताकि यहां पर जो हमने लिखा हुआ था वह अच्छे से प्रकट हो सके। अब यह जो तीसरा क्षेत्र है, याद रखें कि यह आता है दक्षिण का पठारी भूभाग, है ना, यानी कि सदर्न प्लेट्यू जोन या फिर सदर्न प्लेट्यू एरिया। ये जो दक्षिण का पठारीय भाग है ना, याद रखें पूरे छत्तीसगढ़ का लगभग 29% ऑफ एरिया ये कवर करता है। ठीक है, कितना हो गया, 100% हो गया। 21% ये था, 50% अकेला ये था, यानी कि सबसे बड़ा ये था, अब 29 ये था। अब कमेंट सेक्शन में जाके ये बिल्कुल मत बोलना कि सर ये बराबर नहीं लग रहा है। भाई एक मोटे मोटे आधार पर मैंने यहां पर डिवीजन किया था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि भाई दक्षिण पठारीय भाग का जब आप अध्ययन करते हैं तो इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको इतना कठिन नाम याद ही नहीं रखना है। याद रखो कि ये पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ ही बसा हुआ है एक्चुअल में दंडकारण्य पठार पर। बात की जाए इस दंडकारण्य प्लेट्यू की या फिर इस दंडकारण्य पठार की, तो ये अकेला छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा राज्य में भी लोकेटेड है। क्लियर, यानी कि छत्तीसगढ़ में भी आता है और उड़ीसा राज्य में भी आपको सिचुएटेड देखने के लिए मिलता है। और इस पठार की मेन रिवर कहलाती है महानदी, और इसी महानदी के आधार पर आप अन्य कंटेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। यदि मैं इसको एक बार में समझाने का प्रयास करूं, तो यदि मान लो यह है हमारा क्या, इस एक रीजन को मैं बनाता हूं कि भाई यह एक रीजन है हमारा पूरा दंडकारण्य का प्लेट्यू। ठीक है, तो जब आप इसके नियर बाय स्टेट को देखते हैं, तो नियर बाय स्टेट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, नियर बाय स्टेट में देखो कहां पर आ रहा है, झारखंड। जब पहली ही स्लाइड थी तो देखो जो उत्तर पूर्व दिशा है यहां पर आ रहा है झारखंड, तो उत्तर पूर्व दिशा में एक्चुअल में आपको लोकेटेड मिलेगा क्या, दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू। और छोटा नागपुर प्लेट्यू की जो मेन रिवर थी ये कौन सी थी, दामोदर। अब याद रखना कि जो महानदी है यह गुजर रही है एक्चुअल में कहां से, इस मध्यवर्ती मैदानी भाग से। और जब मध्यवर्ती मैदानी भाग से गुजर रही है तो इसको कहा जाता है कि भाई यह जो महानदी है यह एक्चुअल में सेपरेशन करती है, यह एक्चुअल में विभाजन करती है किसका, इस छोटा नागपुर प्लेट्यू का इस दंडकारण्य के पठार से।
और जब यह विभाजन करती है तो जब भी आपसे दंडकारण्य का प्लेट्यू पूछा जाए या फिर दंडकारण्य का पठार पूछा जाए तो आप यह महानदी वाला डेटा भी तो उसमें ऐड कर सकते हैं। यानी कि हम जनरली ये मान लेते हैं कि भाई एक डेटा को दूसरी जगह अप्लाई नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। यदि आप दिमाग से पढ़ते हैं और दिमाग से आप अध्ययन करते हैं तो बिल्कुल आराम से आप एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और इसी को कहा जाता है ओवरलैपिंग, कि किस प्रकार से आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप करते हुए पढ़ रहे हैं। और ऐसे में जब आपके पास कंटेंट कम होता है तो आप अपनी बात को बड़े ही माइन्यूट तरीके से सामने वाले व्यक्ति के समक्ष प्रकट कर पाते हैं। और यही स्मार्टनेस चाहता है यूपीएससी, इसी का वेट करता है। और यही कई लोग कर लेते हैं, यही कई लोग नहीं कर पाते। जो कर लेते हैं वही बाद में, आप बुरा मत मानिएगा, पर उन व्यक्तियों को भी बताते हैं जो कि एक्चुअल में उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। कारण क्या है कि भाई उन्होंने इस पूरे टॉपिक को, इस पूरे कंटेक्स्ट को बड़े ही भली भांति आधार पर समझ लिया है, हमने समझा नहीं है। और जब नहीं समझा है तो हम उनको बुद्धिमान मान लेते हैं जिन्होंने इस बात को बड़े ही अच्छे से समझ लिया। अब इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि उनको समझाने वाले मिल गए, एक रीज़न ये हो सकता है कि भाई हमने या तो समझने का प्रयास नहीं किया। तो मैं बता रहा हूँ कि भाई इतना कठिन नहीं होता है एग्जाम को निकालना, या फिर इतना टफ नहीं होता है आंसर राइटिंग करना। बस टफ होता है तो अपने दिमाग को चलाना, कि आप किस प्रकार अपने दिमाग को उस दिशा में मोल्ड कर पाते हैं। और आपने यदि कर लिया तो भाई बाकी के काम बड़े ही आसान हो जाते हैं। तो देखना, ये जो नीचे वाला पोर्शन नजर आ रहा है इसे कॉल किया जाता है छोटा नागपुर, इसे कॉल किया जाता है दंडकारण्य का पठार। और जब इसी के सदन पार्ट में देखते हैं आप, तो इसी के सदन पार्ट में आपको नजर आता है बस्तर का पठार। अब इन दोनों की अपनी अपनी महत्ता है। जैसे दक्कन के पठार की यदि आप बात करोगे तो दक्कन का पठार मेनली जाना जाता है औद्योगिक क्षेत्र के लिए, अर्थात यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा मिलेगा। जो आप इस पठार की बात करोगे, इस एरिया की बात करोगे, जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, गलती हुई है क्या भाई, है ना। जब आप इस एरिया की बात करोगे तो यह बस्तर प्लेट्यू जाना जाता है मेनली अपने नक्सलाइट एक्टिविटीज के लिए। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि ये पूरा पूरा नक्सलाइट एक्टिविटीज से प्रभावित क्षेत्र माना जाता है ना। अब यहां पर कुछ मेन सिटीज या फिर मेन रीजन्स आपको याद करने होंगे। जैसे बस्तर प्लेट्यू की यदि हम बात करें तो नक्सलाइट से प्रभावित तो है, परंतु यहाँ के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर ये एक्टिविटीज आपको ज्यादा दिखाई देती हैं। और ये कौन से हैं? तो एक आता है यहां पर जगदलपुर, बीजापुर का नाम आपने सुना होगा, जहां पर ये नक्सलाइट एक्टिविटीज बहुतायत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देती हैं। तो एक आता है जगदलपुर, एक आता है सुकमा, एक आता है दंतेवाड़ा। अब ये दूसरा होमवर्क कि आप एटलस निकालिए और एटलस में अब आप मुझे बताइए कि इनका नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर क्या है। ठीक है, इन तीनों ही सिटीज के मैं नाम लिख देता हूं, कौन कौन सी थी ये। तो सबसे पहले मैंने आपके साथ बोला, एक है दंतेवाड़ा, एक है सुकमा और एक है जगदलपुर। ये नक्सलाइट प्रभावित क्षेत्र है, परंतु यहां पर कुछ मिनरल्स के आधार पर भी यह बहुत अधिक संपन्न क्षेत्र माना जाता है। जैसे यहां लौह अयस्क बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देगा। यहां का एक क्षेत्र है, जैसे कि जब हम झारखंड पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एक क्षेत्र पढ़ा था जिसका नाम था जादूगुणा, जहां पर आपको यूरेनियम के भंडार बहुत अधिक दिखाई दे रहे थे। और ऐसे ही कई और मिनरल्स आपको हर रीजन में दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है यहां का जिसका नाम है देवभोग। याद रखना कि देवभोग में हीरा उत्पादन तक की क्षमता है, परंतु इस देवभोग से हम उत्पादित नहीं कर पाते हैं एक्चुअल में हीरा। इसका मेन रीजन क्या आता है? तो मेन रीजन यही आता है कि सर यह एक्चुअल में नक्सलाइट से प्रभावित क्षेत्र है। तो यह पूछा गया क्वेश्चन है कि सर डायमंड प्रोडक्शन के लिए या फिर यहां पर हीरा उत्पादन के लिए कौन सा रीजन फेमस माना जाता है? आप याद रखिएगा, हीरा उत्पादन के लिए यह देवभोग क्षेत्र काफी फेमस है, परंतु हीरा भंडार के लिए यह क्षेत्र काफी फेमस है, उत्पादन नहीं होता है। ठीक, अब जब हीरा मिल रहा है तो आप बताइए कि यहां पर किस प्रकार की रॉक्स आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। जनरल आधार पर एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, तो मैं बता दूं कि पूरे आपको छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, पूरे के पूरे दक्कन पठार वाले एरिया में जो रॉक आपको दिखाई देती हैं, ये बेसिकली
आर्कियन रॉक भी देखने के लिए मिलती है। हाँ सॉरी, आर्कियन नहीं, धारवाड़ और कुरप्पा रॉक आपको यहां पर मेजर रूप से दिखाई देती हैं, परंतु इसके अलावा अन्य रॉक भी दिखाई देती हैं। जैसे कि कुरप्पा रॉक में हम देखते हैं कि हीरा उत्पादन की क्षमता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो कि नदी घाटियों में मिलती हैं, यदि ये आपको जनरल लेवल पर देखने के लिए मिलने लगे स्थल रूप में, तो आपको यहां पर कई क्षेत्रों में कोयले के अलावा हीरे के भंडार भी मौजूद दिखाई देते हैं। उन्हीं में से एक है क्या, यह देवभोग वाला रीजन। अब सेकंड बात याद रखना कि इसी के कुछ स्थान भी हैं जो कि इसी रीजन में आते हैं और यह जाने जाते हैं किसके लिए, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। और इन्हीं में से यह जो जगदलपुर है यह नक्सलाइट एक्टिविटी के लिए भी और साथ में अपने इंडस्ट्रीज की एक्टिविटी के लिए भी फेमस माना जाता है। परंतु यदि कुछ स्पेसिफिक एरिया की हम बात करें तो इसमें एक आ जाता है बैलाडीला, है ना, एक आता है बैलाडीला जो कि जाना जाता है अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और एक आता है दल्ली राजरा। ये दोनों ही आपको बिल्कुल इजीली मिल जाएंगे, आप इन दोनों को मार्क करना। एक है हमारा दल्ली राजरा और एक आता है बच्चे बैला डीला। ये दोनों आयरन ओर के भंडार के लिए जाने जाते हैं। आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे कि जो बाहर से कंपनियों का आगमन हुआ एलपीजी आने के परिणाम स्वरूप, इन्होंने छत्तीसगढ़ वाले रीजन में ही इंडस्ट्रीज की स्थापना क्यों की, क्योंकि यहां पर कच्चे माल के भंडार थे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए कि सर वहां पर कच्चे माल की मौजूदगी हो, क्योंकि कच्चा माल यदि बाजू में होता है तो कच्चा माल होने की कंडीशन में उसका एक्सपेंडिचर घट जाता है, और जब एक्सपेंडिचर घट गया तो अब आप कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। यही हुआ किसके साथ, इस छत्तीसगढ़ के साथ। और इसीलिए जर्मनी से इवन ब्रिटेन से तक कंपनियां आई और यहां पर इन्होंने विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना प्रारंभ किया। ये जो रिवर है एक्चुअल में याद रखें कि इस रिवर का नाम आता है इंद्रावती नदी। यहां पर इस रिवर्स के मैं नाम लिख देता हूं, भाई यह है हमारी महानदी, और महानदी के अलावा यह जो हमारी दूसरी दिखाई दे रही है यह हमारी इंद्रावती नदी। अब महानदी के बारे में एक कंटेक्स्ट हमारा रह गया उससे पूर्व कि ये जो महानदी है ये विभाजन का भी काम करती है। किसके से मध्य, तो यह है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार, और साथ में इस दंडकारण्य पठार के मध्य विभाजिका की तरह भी व्यवहार करती है। अब आपके मन में एक डाउट कि सर महानदी यहां पर बताई, छोटा नागपुर पठार यहां पर है, तो भाई उड़ीसा से देख लो ना, उड़ीसा से देख लो इसको, है ना, कि छोटा नागपुर पठार का एक विस्तार उड़ीसा राज्य में भी तो है। उड़ीसा राज्य से यदि आप देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यह है छोटा नागपुर का प्लेट्यू। क्लियर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस महानदी की एक ट्रिब्यूटरी भी है, इसको मैं नोट डाउन करके यहां पर लिख देता हूं, यह हमारा छूट गया था, और यह है हमारी हसदेव नदी। वैसे तो कई सहायक नदियां हैं इसकी, लेफ्ट बैंक की, राइट बैंक की, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु याद रखना कि एक है हसदेव, और यह हसदेव क्यों इंपॉर्टेंट है, हंस दो नहीं, आप लोग हंसो मत, है ना। यहां पर एक डैम बना हुआ है, ये हसदेव बांगो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट यहां पर कार्यरत है। क्लियर। इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो संबंधित क्षेत्र जितने भी यहां पर क्षेत्र आते हैं उनको जल की आपूर्ति की जाती है, और जल ही नहीं हाइडल इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, संबंधित क्षेत्रों को जल की आपूर्ति की जाती है। और इतना ही नहीं, यहां के जो भी कृषक हैं उनको सिंचाई की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाती है। अर्थात यहां पर आकर हमारा यह छत्तीसगढ़ वाला डिवीजन कंप्लीट होता है। आई रिपीट कि यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें, और यदि आपने ये इसके नोट्स बना रखे हैं तो इससे अच्छी बात मैं नहीं मानता हूं कि और कुछ हो सकती है। सबसे बड़ी बात कि यदि आप P2I बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो AKB लाइव कोड के साथ आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो आने वाला वीडियो है इसी रीजनल ज्योग्राफी पर, याद रखें कि यह सैटरडे या संडे को अवेलेबल कराया जाता है। अर्थात यहां पर जो सैटरडे है उसमें जो टाइमिंग है इस वीडियो की वो क्रॉस ना हो, दैट इज वाई संडे को ये अपलोड होता है। अब यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो मैं आपसे 3 चीजें चाहूंगा, एक है लाइक, एक है आपका रिस्पेक्टिव कमेंट जो कि एक IAS एस्पिरेंट जैसा होना चाहिए, UPSC एस्पिरेंट जैसा होना चाहिए, और रिक्वेस्ट के साथ आपसे एक शेयर। मिलते हैं किसी ऐसे ही नए स्टेट के साथ अगले आने वाले वीडियो में। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।